हाँ लिखो। एक नाखून नेल पर 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है। दाब ज्ञात करें। अपने को प्रेशर फाइंड करना है, एरिया उन्होंने दिया है और बल भी उन्होंने दे रखा है। कितना दिया? 80 न्यूटन। आसान सवाल है। P बराबर F अपॉन निकल लो बस। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कैसे बनाते? 10⁻⁻4। क्यों? 1 सेंटीमीटर के लिए 10⁻², दूसरे सेंटीमीटर के लिए भी 10⁻²। तो -2 -4 होगा, ऊपर लिया +4 होगा। और नीचे देखो 3 अंक बाद पॉइंट है, तो ऐसे लिख लो 2 × 10⁻³ देखो 3 अंक बाद पॉइंट है ना, तो अकेले 2 लिखा और 3 माइनस की कर दी पावर। 2 से 80 4 बार काट लो, 3 माइनस ऊपर ले आओ +3, 3 और 4 कितने होगा? 7। 40 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नोट करो। छप गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो किसी स्थान पर वायु दाब एयर प्रेशर, किसी स्थान पर वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। किसी स्थान पर वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त करें। यदि इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त करें, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त करें यदि पारे का घनत्व
यदि पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10 की पावर 3 13.6 इंटू 10 की पावर 3 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है लिखना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। प्रति मतलब बटा लगाया करो। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेशर जो है उसको नापने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने वायु का जो प्रेशर नापा वो पारे के दाब के हिसाब से नापा, ठीक है। कई सारी चीज़ें जो हैं वो पारे के दाब के हिसाब से नापी जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक चीज़ है, कह रहे वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। कुछ नहीं, देखो पारे के 75 सेंटीमीटर दाब के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको प्रेशर का फॉर्मूला होता है एक, कौन सा, एच रो जी, समझे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, एच रो जी। तो कितना आ जाएगा, हाइट कितनी है 75 और सेंटीमीटर को मीटर बनाते 10⁻²। घनत्व देखो उसने अभी बोला आपसे कि जो पारे का घनत्व वो कितना है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 13.6 इंटू 10 की पावर 3 और जी का मान दे रहा है 10। बस सॉल्व कर लो, इनका गुणा कर लेना, घाता जोड़ घटा लेना, हो गया, ठीक है। और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक। ओके, ठीक है, ख़त्म करो। नेक्स्ट चैप्टर लिख लो, अगले चैप्टर का नाम लिखो जरा। नेक्स्ट चैप्टर है अपना द्रवों का प्रवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है द्रवों का प्रवाह। फ्लो ऑफ लिक्विड्स। लिखो, द्रवों का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स। हो गया।
लिख गया ना। तो सबसे पहले लिखो हेडिंग आदर्श द्रव। आदर्श द्रव, हेडिंग क्या लिखनी है? आदर्श द्रव। लिखो उसमें, लिखो असंपीड्य, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। असंपीड्य, असंपीड्य और अस्यान द्रव को असंपीड्य और अस्यान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। असंपीड्य और अस्यान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं, परंतु वास्तव में कोई भी द्रव पूर्णतः असंपीड्य और अस्यान नहीं होता है। कोई भी द्रव पूरी तरह असंपीड्य और अस्यान नहीं होता है। 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 लिख गया ना। सुनो भाई, देखो अभी तक अब जो हम आपको पढ़ा रहे थे ना, कौन सा? पास्कल वाला। तो पास्कल में हम क्या कह रहे थे? जो द्रव होते हैं वो असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित का मतलब है द्रवों को अगर दबाया जाए ना तो उनके अणुओं में, मतलब समझ रहे ना, मतलब वो दबेंगे नहीं अणु, समझे? जेली होती है, जेली को अगर मान लो आप इधर से दबाओगे इस तरफ से बाहर निकलने लगेगी, समझे? हमारे जेली हाथ में पकड़ के ऐसे करोगे ना, अगल बगल से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसके अणु जो है वो दब नहीं रहे, वो एक तरह से बाहर को भग रहे। उसी टाइप से जो द्रव हैं वो असंपीड्य होना चाहिए, नहीं तो लिफ्ट भी काम नहीं करेगी। फिर पता है क्यों? लिफ्ट में क्या होगा? तुमने इधर से प्रेशर लगाया, पानी यहीं दब गया, वो इधर तक तुम्हारा फोर्स पहुंचा ही नहीं। फील करो इस चीज़ को ज़रा, कि आपने इधर प्रेशर लगाया, वो पानी दब गया, वो पानी ही यहाँ दब गया, यहीं थोड़ा सा दब गया, इधर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो द्रव है वो हमेशा ऐसे होना चाहिए, असंपीड्य। मतलब द्रवों में आपस में जो द्रव के अणु हैं वो उतनी दूरी पे बन रहे हैं जितने पे हैं। तब आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, उतना ही ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, तब जाके वो एक दूसरे को ढकेलते आएंगे, तब ये वाली लिफ्ट जो है वो कहाँ उठेगी? ऊपर, समझे? तो द्रव के जो अणु हैं उनके बीच में विस्थापन नहीं होना चाहिए। द्रव के अणु जितनी दूरी पे हैं उतनी दूरी पे बने रहें। कोई दो अणु अगर 2 सेंटीमीटर पे हैं, फॉर एग्जांपल, बहुत कम होती है उनकी बीच की दूरी, एग्जांपल दे रहे हैं, तो उनकी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, समझ रहे ना? वो दबे नहीं आपस में, उन्हें कहते हैं असंपीड्य। तो हमेशा जो एक आदर्श द्रव है, आइडियल लिक्विड है, तो वो आइडियल लिक्विड तभी माना जाएगा जब वो पूरी तरह से असंपीड्य है और अस्यान हो। अब जो अस्यान क्या है बेटा? अस्यान का मतलब होता है, अस्यान छोड़ो, पहले स्यान समझो। स्यान का मतलब होता है गाढ़ापन। स्यान का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। जिस तरह अपन ठोसों में घनत्व बताते हैं, समझे ना, उसी तरह से द्रवों के लिए घनत्व वर्ड यूज नहीं करते। घनत्व क्या बताता है? गाढ़ापन, पतलापन ना। तो यहाँ पे हम घनत्व यूज ना करके क्या यूज करते हैं? श्यान। श्यान वर्ड का मतलब है कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा सघन है, मतलब उसके अणु कितने ज़्यादा पास हैं।
या कौन अपनी गति का ज़्यादा विरोध करता है। समझ गए। जैसे मान लो आपके फर्श पे एक जगह दूध फैल जाए और एक जगह पानी फैल जाए और एक जगह शहद फैल जाए, ठीक है। कौन ज़्यादा तेज़ी में ट्रैवल करेगा, बहेगा, कौन तेज़ी में बहेगा? सबसे तेज़ बहेगा पानी, सबसे पतला है, वो अपनी गति का विरोध नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है दूध। दूध अपनी गति का थोड़ा सा विरोध ज़्यादा करेगा, थोड़ा कम फैलेगा, गाढ़ा दूध है अगर तो, पानी मिलावट वाला नहीं। और तीसरे नंबर पे शहद। शहद जो है बहुत ही कम फैलेगी, चाशनी होती है वो बहुत ही कम फैलेगी क्योंकि वो गाढ़ी है ना, समझ ना। वो अपनी गति का क्या करेगी, विरोध करेगी, इसे श्यानता कहते हैं। समझ है ना बात को, वही है ये। तो जो द्रव है, अगर आदर्श द्रव है तो आदर्श द्रव जो है वो कैसे होना चाहिए, अश्यान। अश्यान का मतलब उनमें गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। पहले तुमने तुम्हें श्यानता समझाई, श्यानता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। जो जितना श्यान होगा उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। लेकिन अगर आदर्श द्रव बनाना है तो आदर्श द्रव बनने के लिए वो कैसा होना चाहिए, अश्यान, कोई गाढ़ापन ना हो। असंपीड्य मतलब उसको दबाने पर उसके अणुओं में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, वो दबे ना आपस में, उनके बीच में सापेक्ष विस्थापन ना हो, समझ गए। तो उन्हें हम कौन से द्रव कह सकते हैं, आदर्श द्रव, जो कि पूरी प्रकृति में कहीं होते नहीं हैं। हर द्रव का अपना एक गाढ़ापन होता है या पतलापन होता है, ठीक है, वो एक नेचर है उसका। इसके अलावा देखो यार, कह सकते हो कि लगभग जो द्रव हैं वो असंपीड्य हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर फोर्स लगाओगे तो थोड़ा बहुत तो उनके अणुओं के बीच में विस्थापन होता है। नहीं तो फिर ठोसों में द्रवों में अंतर क्या बचा। ठोस तो भाई तुम जितना फोर्स लगा लो उनके अणुओं में तो विस्थापन होता नहीं, भले ही वो टूट जाएं। लेकिन जो द्रव होते हैं उनमें थोड़ा लगाओगे तो बहुत कम होगा विस्थापन, लेकिन होता तो है। तो किसी भी द्रव को हम पूरी तरह से आदर्श नहीं कह सकते, क्योंकि सभी में थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है और सभी में थोड़ा बहुत गाढ़ापन होता ही है, पूरी तरह से पतले कोई नहीं होते। समझ में आई बात कि नहीं। तो वही सब चीज़ है। तो आदर्श द्रव क्या है, जो असंपीड्य हो, अश्यान हो, कोई गाढ़ापन ना हो और फोर्स लगाने पे, प्रेशर लगाने पे अणु आसपास ना आए। लेकिन ऐसा पूरी तरह से होता नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रकृति में कोई भी आदर्श द्रव एग्जिस्ट नहीं करता। अब हेडिंग लिखो, द्रवों का धारा रेखीय प्रवाह। द्रवों का धारा रेखीय प्रवाह। द्रवों का धारा रेखीय प्रवाह। द्रवों का धारा रेखीय प्रवाह, उसमें लिखना, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है, इस प्रकार प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु में, कि किसी एक ही बिंदु से, लिख लो, एक ही बिंदु से होकर, कि किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले, कि किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले, एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले, एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण, द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं। तो द्रव के इस प्रवाह को, तो द्रव के इस प्रवाह को, द्रव के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो द्रव के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और उस पथ को धारा रेखा कहते हैं, उस पथ को धारा रेखा कहते हैं, उस पथ को धारा रेखा कहते हैं, ठीक है। चलो इसमें हमें एक और लिखवाना पड़ेगा हमें, विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। और जब विक्षुब्ध प्रवाह लिख जाएगा ना, तब जाके वो दोनों डेफिनेशन एक साथ समझाई जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतने ही रहते हैं। चलो टाटा बाय बाय।